गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग को कल जो पढ़ाया गया था वन्य एवं वन्य प्राणी का आधा खत्म हो गया था, आधा मैं आज खत्म करने जा रहा हूं। ठीक है, समय बहुत कम है इसलिए थोड़ा शॉर्ट में हम चलेंगे। आप लोग उसी शॉर्ट में स्पीड में आप लोग भी थोड़ा मेहनत करेंगे तो आ जाएगा। आज वाला जो क्लास आप लोग को चालू होने जा रहा है, कल वाला जो क्लास को हम रोके थे उसी का आगे का पार्ट है। देखिए, इसमें सबसे पहले आज का जो पार्ट आपको होगा वो होगा IUCN। IUCN क्या है उसके बारे में सबसे पहले जानिए। ये किसी फुल फॉर्म का शॉर्ट में दिया हुआ है। ठीक है, यहां पर देख लीजिए, दिया हुआ पहले हिंदी, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधन के प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ को IUCN कहते हैं। ये क्वेश्चन को भी थोड़ा ठीक है सीरियस में लीजिएगा इसको, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव में ये दे सकता है। ऑब्जेक्टिव में देगा जो IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए, I का मतलब इंटरनेशनल, U का मतलब यूनियन फॉर द, C का मतलब कन्वर्सेशन, उसके बाद ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, एगो N का मतलब यानी थोड़ा बड़ा है लेकिन याद रखिएगा, ने संकटग्रस्त प्रजातियों के एवं संवर्धन की दिशा में कार्य कर रही एक महत्वपूर्ण संस्थान संरक्षण अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसके अंतर्गत आपके जो मतलब जीव जंतु का प्रजाति है उस प्रजाति को सुरक्षित करने के लिए एक बनाया गया है संस्थान। कहता IUCN को अब विश्व संरक्षण संघ, वर्ल्ड कन्वर्सेशन यूनियन की भी कहा जाता है। IUCN ने विभिन्न प्रकार के पौधे और प्राणियों के जातियों को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया है। एक सामान्य जातियां, एक संकटग्रस्त जातियां, एक सुभेद्य जातियां, एक दुर्लभ जातियां, स्थानिक जातियां और लुप्त जातियां। ये एक लिस्ट तैयार कर लिया है, समझे। इस लिस्ट के अकॉर्डिंग सबको अलग अलग बांट करके रखा है। जैसे आप लोग को कल वाला क्लास में बतलाए थे, रेड डाटा बुक, एक रेड डाटा बुक होता है ना, तो रेड डाटा बुक में किसको रखा गया है? जो विलुप्त होने वाले जीव हैं उसको रखा गया है। एक ग्रीन डाटा है, ग्रीन डाटा बुक में जो अभी अवेलेबल है उसको रखा गया है। उसी प्रकार से IUCN के अंतर्गत बनाया गया है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 गो कैटेगरी, इस 6 कैटेगरी में अलग अलग बांट करके रख दिया है। अब ये देखिए, एक अच्छा चयन है। इस चयन में क्या होता है, जो सामान्य जाति है तो उसकी निगरानी एक और करेगा, नहीं अगर संकटग्रस्त जाति है तो उसके लिए एक और कोई करेगा देख रेख, और इस टाइप से अगर करेगा तो समाज में यानी जो वातावरण में है सुव्यवस्थित जो होना चाहिए ढंग वो बन सकता है। अगर एक ही आदमी को अगर ये पूरे का काम दे देगा तो दुर्लभ है। ठीक है, तो ये जो IUCN जो बनाई है एक चैनल वो बहुत अच्छा है। कहता देखिए, सामान्य जाति ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, जैसे पशु, साल, चीड़ इत्यादि। ये कुछ पौधे हैं, पौधे का नाम दिया हुआ है। ठीक है, पौधा का नाम है, जैसे अपने यहाँ के लिए शीशम, अपने यहाँ के लिए ले लीजिए शीशम। ठीक है, अब क्या हुआ, शीशम विलुप्त के कगार पर है ना पहुंचल। पहले क्या होता था, जिधर देखते उधर एगो दूगो आपको शीशम का पेड़ दिखाई दे देता था। अगर किसी का गाछी वगैरह है तो गाछी यार में 10 20 25 50 के रूप में शीशम का पेड़ देखने के लिए मिलता। अब देखने बहुत मजबूत लकड़ी होता है शीशम का। ठीक है, अब देखने के लिए मिलता है शीशम का। अगर समझिए उंगली इतना पतला अगर लकड़ी को तोड़ करके ले आया जाए, ठीक है, तो आदमी को छिल मिला देगा लेकिन टूटेगा नहीं, वो इतना मजबूत होता था। लेकिन अब खत्म हो गया। ठीक है, तो एक हम अलग से एग्जाम्पल दिए हैं, लेकिन ये सामान्य जाति के अंतर्गत का हुआ पशु, साल, चीड़ इत्यादि। कहता है संकटग्रस्त जातियां ये वे जातियां हैं जिनका लुप्त होने का खतरा है, जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है। यदि वे सारी जारी रहता तो जातियों का जीना जीवित रहना कठिन है। काला हिरण, मगरमच्छ, हाँ काला हिरण है, भारतीय जंगली गधा, गैंडा, पूंछ वाला बंदर, संगाई, मणिपुर हिरण इत्यादि इस प्रकार की जातियों के उदाहरण है। काला हिरण है ना, मारने में सलमान खान का जेल हुआ था, केस जो हुआ था इसी पर, हाँ फिल्म वाला में। उसके बाद है सुभेद जातियां, इसके अंतर्गत ऐसी जातियों को रखा गया है जिसकी संख्या घट रही है। यह वैसी जातियां हैं जिन पर ध्यान नहीं दिया गया तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे भी है ना जीव, जैसे अभी मान लीजिए आपको बतला दें, वो जो चिड़ै है तो छोटा छोटा वाला, पहले आप देखते होंगे मॉर्निंग के टाइम में, ठीक है, दरवाजा पर ढेर सारे रहते थे, एकदम चहचहाते रहते थे। अब हैं लेकिन कम है। जैसे अभी कौवा, कौवा की संख्या अब सब जगह देखने के लिए नहीं मिलता है। ठीक है,
कौवा पहले ज्यादातर था, अब कम हो गया है अभी, लेकिन उस पर ध्यान देना चाहिए। समझ गए। कहता है नील भेड़, एशियाई हाथी, गंगा आदि इस गेंडा है, गंगा लिखा गया है, गेंडा आदि इस प्रकार की जातियों के उदाहरण है। अब है दुर्लभ जातियां। इस जातियों की संख्या बहुत कम या सुभेद है, और यदि इनको प्रभावित होती रहे तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ जाएंगे। एक है स्थानिक जातियां, प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियां। अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर और अरुणाचल प्रदेश के मिथुन इसी वर्ग में आते हैं। यानी जैसे अपने यहाँ आते हैं नेपाल के कुछ पक्षी आते हैं, हाँ प्रवासी पक्षी ठंडा के समय में आते हैं ना, और फिर यहाँ पर वो देवखाल चौर में आते हैं, देखिएगा आप लोग, ठीक है। बहुत इतने बड़ा बड़ा पक्षी होता है, उसकी कलरव आवाज जो होती है काफी सुनने में अच्छा लगता है, ठीक है। वो लोग मछली के लिए आते हैं। यहाँ पर जैसे समय समाप्त होने लगेगा फिर अभी लोग उड़ जाएंगे यहाँ से, ठीक है। ऐसे भी कुछ होते हैं। अब कहता है लुप्त जातियां, ये वे जातियां हैं जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थिति पाई गई। एशियाई चीता और गुलाबी सर वाला बत्तख एवं डोडो पक्षी इसके अच्छी उदाहरण है। हाँ डोडो पक्षी है, आपको 8 क्लास में पढ़ने के लिए है, ठीक है, पढ़ा होगा। हाँ वो सब अब नहीं है अपने यहाँ। कहता वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कानूनी प्रावधान, अंतर्राष्ट्रीय कानून, अफ्रीकी कन्वेंशन 1968 में बनाया गया था, वेटलैंड का कन्वेंशन 1971, विश्व प्रकृति एवं सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण एवं सुरक्षा अधिनियम 1972। कुछ ऐसे जीवों को संरक्षित करने के लिए जो कि मैं कल बतलाए थे आप लोगों के बीच, अनीसा के दादाजी, अनीसा के जो दादाजी थे, इसी वन संरक्षण के अंतर्गत उनको जॉब हुआ था, जो जंगल में ही एक ऊंचे स्तर पर घर बना करके उसी में वो लोग रहते थे, ठीक है। उनका काम था रात भर जग करके या दिन में, मतलब बांट करके ड्यूटी, जो जंगल में हो रहे मतलब जंगली जानवरों का शिकार से उसको सुरक्षा करना है। या किसी जानवर को मान लीजिए अगर हिंसक पशु होता है ना, जैसे शेर हिरन पर आकर मतलब अटैक किया, हिरन बच तो गया लेकिन ओकरा घाव हो गया तो उसकी सुरक्षा प्रदान किया जाए। समझ गए ना। ये सब करके और वन जीवों को हम लोग सुरक्षित रख सकते हैं। ये वन का थोड़ा धरोहर है जो, ठीक है, दिन प्रतिदिन समाप्त होते जा रहे हैं। हाँ की शेर हिरन का शिकार कर रहा है, हाँ। उस टाइम हम मतलब मान लीजिए इधर उधर हम हैं तो हम उस टाइम हिरन को बचा भी सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन है कि हम उसको बचाए भी और ना भी बचाए, क्योंकि यदि हम ना यदि ये कौन क्वेश्चन हुआ रे? सुनिए ना, हाँ। यदि हम उसे बचाते हैं तो मतलब कि हिरन का खाना हट जाता है, यदि हम उसे नहीं, हिरन का कैसे कि शेर का खाना हट जाता है? हाँ अरे यार नहीं इसका कहना हम समझ गए, मतलब अगर बचा रहे हैं हिरन को, अगर बचा देंगे तो उसका भोजन नहीं होगा। यहाँ पर तो न्याय की कुर्सी पर क्या होना चाहिए, जो भोजन हो जाना चाहिए। अगर ओकर भोजन हो जाता है तो एक जीव की हत्या हो जाती है, ठीक है। ये बताओ सेंसलेस क्वेश्चन है या नहीं है? प्रकृति ने बनाया है ना, प्रकृति ने तुम लोगों को एगो पढ़ाया होगा, मतलब प्रकृति ने जो बनाया है उसको साइंस ने एक चैन में बनाया है। देखो एक चैन हम बतलाते हैं, देखना यहाँ पर होता है घास, देखो यहाँ पर होता है हिरन ही, ठीक है, यहाँ पर है शेर या बाघ, दिले है ना। अब बताओ अगर घास की संख्या अगर बढ़ गई तो भी समस्या है, तो इसको खाने के लिए कौन बना हुआ है? हम शॉर्ट में बतला रहे हैं, जो तुम अभी बतला रहे हो उसी के अकॉर्डिंग। उसके लिए कौन चीज को बनाया गया है? हिरन। अगर हिरन को खाने वाला अगर कोई नहीं होगा तो हिरन की संख्या बढ़ जाएगी। जैसे ही अगर हिरन की संख्या बढ़ेगी तो फिर ये मरने लगेगा ऑटोमेटिक, क्योंकि घास नहीं है इसके लिए। तो इसके लिए किसको बना दिया? शेर को। और सब के लिए बना दिया मानव को। कि प्रकृति ने बनाया तो बड़ा सोच समझ करके बनाया। मानव बहुत गंदा इंसान है, ठीक है। हाँ एक याद रखना, जानवर कोई भूखे नहीं न मरता है, लेकिन मानव भूखे मर जाता है ना। मानव जैसा पापी और लोभी दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए क्वेश्चन कुछ ऐसा हम लोग समझें जो समझने के लायक हो। अब बताओ हिरन को अगर यहाँ पर तो है उचित है, न्याय पक्ष पर अगर बैठा दिया जाए तो जीव हत्या खराब है, जीव हत्या खराब है। लेकिन अगर इधर से जीव हत्या को अगर करवाया जाए तो उधर शेर कहाँ जाएगा? शेर तो ओरिजिनल एकदम ब्रांडेड मांसाहारी जीव है कि उसको मांस से चाहिए, उसको घास दिया जाए तो खाएगा। तब ये क्वेश्चन केना कर दोगी तुम? आओ भाई देखो, ठीक ना। हाँ भाई दिमाग है, कोई दिक्कत नहीं है। आखिर कहा जाता है जो मानव जब तक एक्स्ट्रा माइंड लगाएगा नहीं तब तक एक नया रिसर्च होगा कैसे। खास करके ये बिहार है, कट कॉपी पेस्ट का जमाना है और यही कारण आगे नहीं बढ़ रहा है। माइंड लगाना चाहिए, लेकिन ये माइंड लगाने वाला थोड़ा हंसने वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आगे देखिए भाई, कहता है कानून के अंतर्गत
संविधान की धारा के अंतर्गत अनुच्छेद 47, 48 तथा 51A जी वन्य जीवों तथा प्रकृति संसाधन के संरक्षण के ही नियम है। भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन 1952 में किया गया। वन्य जीव सुरक्षा स्टेट 1972 से लेकर के 1991 के अंतर्गत पक्षियों तथा जानवरों के शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया। वन संरक्षण एक्ट 1980 में बनाया गया। राष्ट्रीय जानवर बाघ और राष्ट्रीय पक्षी मयूर को घोषित किया गया। समझ गए? यहाँ पर भी क्वेश्चन नहीं, लेकिन ये छठा सतवां के लिए है। राष्ट्रीय जानवर बाघ को ही क्यों घोषित किया गया? शेर को भी तो कर सकते थे, लेकिन अब एक मिनट, अब ये क्यों की अगर बात कीजिएगा तो वहां पर बैल को क्यों बनाया गया नेपाल में? हाँ वही तो कि वो 10 को विद्वान बैठ करके डिस्कस किए, उसके अकॉर्डिंग जो आ गया, क्योंकि यहाँ पर बाघ और शेर दोनों है, दोनों ने हिंसक पशु है। अगर बनाया गया तो बाघ को क्यों बनाया गया, शेर को क्यों नहीं बनाया गया, जबकि बाघ की अपेक्षा शेर देखने में भी अच्छा लगता है, ठीक ना? आइए, कहता है वन प्राणियों के संरक्षण के लिए संरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान, विहार या अभ्यारण्य और जैव मंडल। लेकिन ये जो विहार या अभ्यारण्य है ये अब नहीं रहा, क्योंकि सरकार के पास में उतना व्यवस्था नहीं है जो जीवों को दे सकता है। आप लोग नाम सुने होंगे संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में जो है, ठीक है, जीव अंधेरे में ऑटोमेटिक मर रहे हैं क्योंकि उनको उतना व्यवस्था मिल ही नहीं रहा है, ठीक है, तो मर रहे हैं, लेकिन है इसके लिए सुरक्षित किया गया है। देखिए, कोई भी जीव को पूरा सुरक्षित के लिए उसको पूरा फ्री चाहिए, और फ्री चाहिए तो उसके लिए जंगले है ना, और जंगल में तभी ये होगा जब पूरा जंगल रहेगा, तो जंगल भी तो अब बचा हुआ नहीं है ना, इसलिए ये सब खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे। आइए, कहता ऐसे पार्कों का उद्देश्य वन्य प्राणियों के प्रकृति आवास में वृद्धि एवं प्रजनन की परिस्थितियों को तैयार करना है। इस उद्यान में बाहरी हस्तक्षेप वर्जित होता है, जैसे कृषि कार्य, वन उत्पादों को एकत्र करना, पशुचारण तथा निर्माण कार्य। भारत में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या 85 है। भारत में राज्यानुसार प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान तथा अभ्यारण्य कुछ इस प्रकार है जो आपको बतलाते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल हमने आया, आवास के नाम पर बिल्ली को तो आप लोग देखे हैं, बिल्ली घर में बच्चा देती है, केकरो घरे में देखे हैं, और घर में अगर कहीं बच्चा है, आदमी का बच्चा, तो अब देखिएगा जो बिल्ली के बच्चा के कितनी परेशानी है, सो है कि नहीं? अब इसी से अंदाज लगा करके देख सकते हैं, बिल्ली और कुत्ता की कहानी को मैं आप लोगों को बतला रहा हूं, उसी से अंदाज लगा करके देखिए जो आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, जंगली जीवों को। यही बात हो गया ना। अगर अभी जैसे बतलाते हैं आपको, जंगल की संख्या कम हो गई है, अब अजगर सांप अंडा दिया, अगर वो 25-50-100 के रेंज में देता है अंडा, कहीं अगर अंडा है, आप देखेगा जो बाप रे उतने अंडा रखल है, पूरे गांव में हल्ला हो जाएगा, बाप रे एक जगह 100 अंडा है, हो गया। अब वहां पर नहीं, मुर्गी का नहीं समझे, नहीं खाए वो अलग की बात है, लेकिन पूरे गांव का आदमी वहां पर भीड़ लगा देगा, उसके बाद लकड़ी से इन्ना करते 10-20-25-50 को इन्ना कर देगा, हो गया उसको प्रॉब्लम। जंगल में पहुंचो, एगो कोनो जानवर आ जाता है नया अपने इधर, ओकरा पर लोग परेशान करके रख देता है। तो क्षति होने का कारण एक ये भी है, तो इसके लिए अभ्यारण्य बनाया गया है, ठीक है। देखिए, सबसे पहला है आपको मध्य प्रदेश में, ठीक है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया में है, फालिस राष्ट्रीय उद्यान मंडला में है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला और बालाघाट में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आप लोग को पूछता भी है, ठीक है, याद रखिएगा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। ये पूछेगा जो कहाँ स्थित है, इतना अंदर से नहीं पूछेगा, लेकिन आपको राज्य जरूर पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ठीक है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो मध्य प्रदेश, ठीक है। माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना या छतरपुर, पेंच राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद, सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान भोपाल, संजय डुमरी राष्ट्रीय उद्यान सीधी। ये सब आंध्र प्रदेश के अंतर्गत शहर जो है उस शहर में ये बनाया गया है। जैसे अगर बिहार की बात आएगी तो पटना जरूर आएगा, बेगूसराय जरूर आएगा। कर्नाटक गांधी सागर अभ्यारण्य, मंदसौर, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, भद्रा अभ्यारण्य है, ये भद्रा अभ्यारण्य फिर इसमें से पूछेगा कर्नाटक, ठीक है। तो ये हाँ भद्रा अभ्यारण्य जो है सो चिंकमंगलूर, उसके बाद है डंडेली वन्य जीव अभ्यारण्य दक्षिणी कन्नड़, और है सारावती वन्य जीव अभ्यारण्य शिवामोंगा। तो ये इसके शहर है, किसके, कर्नाटक के। तो ये अंदर का चीज है, ये 10वां के लिए नहीं है, ये जो अंदर वाला चीज है ये कंपटीशन में पूछेगा, ठीक है ना। लेकिन आपको ये पूछेगा भद्रा अभ्यारण्य कहाँ है, राज्य का नाम, तो कर्नाटक। देखिए, राजस्थान का तो सबसे आपको घाना पक्षी विहार जो जानते हैं ये पूछेगा सबसे ज्यादा। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में है, घाना पक्षी विहार भरतपुर में है, दरसत अभ्यारण्य कोई में है,
सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य अलवर में है, डेसर्ज अभ्यारण्य जैसलमेर बाड़मेर, ये जो है आपको घाना पक्षी विहार, ये आपको पूछेगा इसमें से। ये सब आपको जो एनसीईआरटी की किताब में VVI है वो चीज मैं आप लोगों को बतला रहा हूं। देखिए अब है आंध्र प्रदेश, कावला वन्य जीव अभ्यारण्य, आदिलाबाद किन्नर सानी वन्य जीव अभ्यारण्य, मालापट्टी पक्षी विहार लैन्नौर केरल में है, परम्बी कूलम वन्य जीव अभ्यारण्य पालघाट केरल। और वाला जो है बड़ा समझ गए ना, याद रखना पड़ेगा थोड़ा अच्छा से। देखिए पेरियार राष्ट्रीय उद्यान बिनाइड वन्य जीव अभ्यारण्य एक है उत्तराखंड में तो 4 गो है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये आपको किताब में दिया हुआ है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, केदारनाथ अभ्यारण्य, अचिला अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और चंद्रभद्रा अभ्यारण्य 2 गो है आपको उत्तर प्रदेश का। असम का है आपको 2 गो, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और है मानस वन्य जीव अभ्यारण्य। झारखंड का है हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य, पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य, डालमा वन्य जीव अभ्यारण्य। तमिलनाडु का है मुदुमलाई वन्य जीव अभ्यारण्य, अलनामलाई बाघ अभ्यारण्य, गुंडी राष्ट्रीय उद्यान। महाराष्ट्र का है बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान, टोडोबा राष्ट्रीय उद्यान, डाकना अभ्यारण्य। गुजरात का गिरी राष्ट्रीय उद्यान, बल्लवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान। हिमाचल प्रदेश का है रोहिला राष्ट्रीय उद्यान, शिकारी देवी वन्य जीव अभ्यारण्य। उसके बाद है पश्चिम बंगाल का जलदापारा वन्य जीव अभ्यारण्य, एक है सुंदरवन टाइगर रिजर्व, ये आपको रहेगा पश्चिम बंगाल का, केवल VVI के रूप में आप लोग देख लीजिए। अभी अरुणाचल प्रदेश वन्य जीव अभ्यारण्य, और एक है इसमें जंधफा वन्य जीव अभ्यारण्य। उसके बाद है उड़ीसा में सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान और चिल्का अभ्यारण्य। छत्तीसगढ़ इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांकेर राष्ट्रीय उद्यान और कुटरू उद्यान। उसके बाद है आपको पूरे दिल राज्य का, ठीक है, उदयंती अभ्यारण्य, तमोर पिंगला राष्ट्रीय उद्यान। जम्मू कश्मीर का है दिन गांव राष्ट्रीय उद्यान। सिक्किम के लिए है कि वो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। मिजोरम के लिए है डंपा वन्य जीव अभ्यारण्य और नागालैंड के लिए है इंटेंगी वन्य जीव अभ्यारण्य। ये आपको दिया हुआ है राज्य का अलग अलग करके, ठीक है, अभ्यारण्य जिसमें जीवों को सुरक्षित रखा गया है। अब कहता है बिहार क्षेत्रीय अभ्यारण्य, देखिए बिहार के बारे में भी दिया है। कहता है यह एक ऐसा सुरक्षित क्षेत्र होता है जहां वन्य जीव सुरक्षित ढंग से रहते हैं। यह निजी संपत्ति हो सकती है। इस क्षेत्र में कृषि, वन उत्पादन को एकत्र करने, मछली पकड़ने आदि की सीमित छूट होती है। वन्य जीवों के स्वाभाविक जैविक क्रियाएं जैसे घोंसला बनाना, जोड़ा बनाना, अंडे या बच्चे सेवना आदि पर बाधा पहुंचाने पर मालिकाना अधिकार को सीमित किया जा सकता है। भारत में इनकी संख्या 448 है। इसमें आपको एगो अपने यहाँ आते हैं, ये कौन प्रधान जी, हाँ है मथुरापुर में है। उनके पास में भी ढेर सारे जीव हैं, ढेर सारे जीव जो अपना बेचारे प्राइवेट में, हाँ प्रधान जी है ना बाजार समिति में, उनके पास में है। तुम जा करके देख सकते हो उनके यहाँ, ठीक है। देखने का भी कोई चार्ज नहीं लगता है। चारों तरफ अपना सजा करके रखे हुए हैं, लोग जाते भी है देखने के लिए। उनका विवाह भवन बहुत है, व्यवस्थित ढंग से है। मथुरापुर यानी बाजार समिति के सामने उसका मतलब है। उसमें ये प्राइवेट ना हुआ, इनके पास तो कोई सरकारी खजाना नहीं है, ये अपना खजाना से उसका भरपाई करते हैं, शौक से पाले हुए हैं, ठीक है। तो कुछ जीव सुरक्षित है, जैसे मान लीजिए अभी अगर यहाँ पर सांप निकल जाएगा तो सब आदमी मार दीजिएगा, लेकिन वो रखे हुए हैं। देखो मतलब कहते हैं, ठीक है, एक मतलब कह रहे हैं। आगे देखिए बिहार में बेगूसराय का कांवर झील और दरभंगा का कुशेश्वर इनके लिए चिन्हित किया गया है। जैव मंडल यह हुआ क्षेत्र है जहां प्राथमिकता के आधार पर जैव विविधता के संरक्षण के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में जैव विविधता के अनुवांशिकी विविधता के रूप में संरक्षित कार्य चलाया जाता है। विश्व के 65 देशों में करीब 243 सुरक्षित जैव मंडल क्षेत्र हैं। भारत में जैव मंडल की संख्या 14 है। जैव मंडल रिजर्व बैंक मतलब रिजर्व क्षेत्र का जो नाम है वो कुछ इस प्रकार से है। और स्थित राज्य जो है सो देखिए नीलगिरी एक संस्था है, उसके अंतर्गत वायनाड, नागरहोल, बांदीपुर, दुमलाई, नीलंबनपुर, साइलैंड वैली और सिरुवली पहाड़ियां तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के अंतर्गत ये सब छोटे छोटे शहर का नाम दिया हुआ है, जहां पर जैव मंडल रिजर्व क्षेत्र बनाए गए हैं, जहां पर जीवों को सुरक्षित करने के लिए ढेर सारी व्यवस्था की गई है। केवल ये पढ़ने के लिए है, केवल पढ़ने के लिए है बउआ, ये सब चीज रियल लाइफ में नहीं है। लोग रख करके भी मारते हैं,
जीव को रख करके भी मारते हैं अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग। आप कभी जाइएगा, मैं पटना चिड़ियाघर तो गया नहीं हूं, लेकिन उसके बारे में मैं पढ़ाई किया हूं। वहां पर मरने के कगार पर बहुत से ढेर सारे जीव जंतु हैं, उनको भरपेट भोजन नहीं मिलता है, भोजन के लिए त्राही त्राही कर रहे हैं। तो बताइए, रख करके मारिए रहे हैं ना। उसके बाद है नंदा देवी, उसके बाद है कोकनेक रेक, मानस, सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी, ग्रेट निकोबार, सिमिलीपाल, ड्रीबू, साइकोजा, दिहांग देवांग, कंचनजंगा, पंचमढ़ी, उसके बाद है अगस्था अस्थमालाई, उसके बाद अनाज कमार, अमरकंटक। ये सब कुछ नाम दिया हुआ है, समझ गए, जिसके अंतर्गत जीवों को सुरक्षित रखने के लिए प्रावधान बनाए गए हैं। अब देखिए इसमें कहता है क्या प्रकृति आदिवासी वातावरण में विकसित होने वाले पौधे और जंतुओं को वन्य जीव कहते हैं। वन्य जीव यानी वन में रहने वाले जीव को। वन्य जीव के भी दो प्रकार हैं, एक है पादप और एक है जंतु। वन जैव मंडल का अभिअंग होता है। भारत में वनस्पति को 8 वनस्पति क्षेत्र में बांटा गया है, जो इस प्रकार है। एक है पश्चिमी हिमालय वनस्पति क्षेत्र, इसमें जो आते हैं चीर, देवदार, कोनधारी वृक्ष, अल्पाइन वन इत्यादि। किसमें? पश्चिमी हिमालय वनस्पति क्षेत्र के अंतर्गत। अब पूर्वी हिमालय वनस्पति क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं ओक, छोटी बेंत, फूल वाले रसदार सदाबहार वन इत्यादि। उसके बाद देखिए असम वनस्पति क्षेत्र है, इसमें सदाबहार वन मिलते हैं। सिंधु मैदान के वनस्पति के जो क्षेत्र है उसमें नागफनी, खेजरी, ओक, ये सब पौधे के कुछ नाम है। यानी जैसे नहीं कहता अपने यहाँ पतझर वन पाए जाते हैं, अपने यहाँ है ना, तो पतझर वन पाए जाते हैं। तभी देखिए सब पत्ता एकदम पीला पीला होकर के सूख करके गिर रहे हैं। दिखा दिया है कि नहीं आप लोग को? और नहीं देखे हैं अभी? हाँ, घरे में रहते हैं तो कैसे देखिएगा। देखिए गंगा की मैदानी वनस्पति क्षेत्र बांस, साल, खेर, तेंदु। दक्षिण का पठारी वनस्पति क्षेत्र में है पतझर वन। मालाबार वनस्पति क्षेत्र में गरम मसाले, सुपारी, नारियल, रबर के वृक्ष, काजू, चाय एवं कॉफी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सदाबहार, अर्ध सदाबहार एवं समुद्र तटीय जंगल पाए जाते हैं। यह है आपको, ठीक है, 8 भागों में वन ये जो बांटा है वनस्पति के क्षेत्र को। अब है जैव विविधता। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों की विविधता ही जैव विविधता कहलाती है। इसमें पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीवों तथा बड़े जीव शामिल होते हैं। जैव विविधता हमारे लिए भोजन, भोज्य दवाइयां, रेशा, रबर और लकड़ियां का साधन करती है। आधुनिक कृषि 3 प्रकार से जैव विविधताओं का उपयोग करते हैं। एक, नवीन फसल के साधन के रूप में, अच्छे प्रकार के नस्ल के लिए सामग्री के रूप में, और नए जैव विनाश पीड़कनाशी के रूप में, ठीक है, प्रयोग किए जाते हैं। और इसी के साथ आप लोग का चैप्टर आज का क्लियर होता है। देखिए इस चैप्टर का मुख्य टॉपिक जो है वो ये है, पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान जैव विविधता का प्रतिनिधित्व करता है। पादप बहुल देशों में भारत का 10वां स्थान है। चावल, गन्ना, जूस, आम, नींबू, केला, बाजरा, ज्वार फसलों का उद्भव भारत में हुआ है। आयुर्वेदिक एवं यूनानी दवाई पादप, जंतु एवं खनिजों से तैयार की जाती है। आयुर्वेद भारतीय इलाज पद्धति है और विश्व की प्राचीन पद्धतियों में से एक है। आयुर्वेद का जनक चरक को कहा जाता है। चरक संहिता के लेखक चरक हैं। चरक का संबंध भारत से है। इतना महान व्यक्ति हमारे देश में पाए जाते हैं, फिर भी हमारा देश पीछे के कगार पर आता है। अब देखिए इसका ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, चैप्टर का। आगे आ जाइए, इधर से आपको पूरा दिखाई देना चाहिए, ठीक है। ये आपके इसके ऑब्जेक्टिव है, एक बार आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा, ठीक है, उतार भी लीजिएगा। हाँ हाँ, आप तो उतारिएगा ना, काबिल है तो उतारवे ना कीजिएगा अभी। ये तब वो के लिए बिस्तर का व्यवस्था कर दो, नींद लागल है, तब रात का डकैती करने के लिए जाती है। अरे पापी आदमी सब कहीं। देखिए ये है आपको लघुत्तरीय में, इधर से आप लोग जो उतारिएगा ना, वो हल्ला नहीं करो, उतारिएगा तो पहले यहाँ तक उतार करके लिख लीजिएगा, क्योंकि आपको फेयर नहीं करना है। अब तो फिर नीचा फिर ऊपर ये सब नहीं करना है, किसी तरह कॉपी में उतार करके उसको याद करना है बस। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो ऑटोमेटिक है, जो क्वेश्चन इसमें बड़ा ज्यादा होगा ही। नहीं नहीं, फेयर जरूरी है रे। जब हमारी सरकार अगर है, बच्चा को खाली क्लास में चल गया, प्रेजेंट हो गया, तो फर्स्ट डिवीजन, ठीक है।
दीर्घ क्वेश्चन तक आप लोगों के बीच में मैं रख देता हूं। कथी है तो जब इतने बड़ा चैप्टर है तो समझ रहे हो ना, जिससे क्वेश्चन जरूर रहेगा। जैसे एक ही क्वेश्चन हमको आज तक मिला है, जैव विविधता क्या है। हाँ, तब हम नहीं हो पढ़े थे तैयो का आंसर दे तैयो। तुम्हारे अंदर में समझ गई ना, वंशागत जो नहीं कहता है, जन्मजात एक प्रकृति का मतलब, हाँ वो इंक्लूड है। तो तुम नहीं हो पढ़ोगी तो तुमको हो जाएगा, लेकिन और बच्चों के लिए तो चाहिए ना। तो सभी स्टूडेंट इसको बना लेंगे अच्छा से और याद करके आएंगे, ये मुझे उम्मीद है जो आप लोग को ये चैप्टर ठीक है अच्छा समझ में आया होगा। लेकिन कितना आया ये जरूर कमेंट में बताएंगे।